Hello everyone, I am Bindu Tiwari. Welcome to my YouTube channel. आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए जियोलॉजी का 5th पार्ट लेकर हाजिर होंगे। यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर के द्वारा। यह मुझे बहुत ही रोचक कहानी लगी, बहुत अच्छी जानकारी लगी। मैंने सोचा आप सभी के बीच में भी इसको साझा किया जाए। यदि रिकॉर्डिंग में कोई त्रुटि होती है तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जियोलॉजी का 5th पार्ट। देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को 4th पार्ट तक जियोलॉजी की भूमिका के बारे में बताया है और उसके बारे में बातचीत किया गया है। अब मैं आप लोगों को 5th पार्ट से जियोलॉजी की मूल स्टोरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक प्यासा इंसान होता है, उसको पानी की आवश्यकता होती है। अगर उसको पानी न दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा, तो सीधे यही आप सब श्रोतागण के लिए भी ये लागू होता है। क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पर कहानी, अगर भूमिका ही बताई जाए तो यह थोड़ा सा संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको मूल कहानी की ज़रूरत है। तो आइए देखिए, जो हमारा जियोलॉजी है, अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। अब इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है? किसी भी विषय वस्तु की जानकारी हमें इतिहास ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तो हमारे जो पुराने विद्वान होते हैं, जो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें यानी बुक्स होती हैं, और दूसरा क्या है, हमारा पुरातात्विक उत्खननों इत्यादि के द्वारा। या तो हम वहाँ पर प्रत्यक्ष हों, अप्रत्यक्ष होना संभव नहीं है, तभी हमें प्रमाण प्राप्त हो सकता है। या तो फिर हमें कहानी, श्रद्धा और आस्था के प्रमाण भी मिल सकते हैं। और एक तो हमारा दूसरा दस्तावेज होता है, हम इसको कह सकते हैं, ये सब माध्यम क्या है, हमारा सेकेंडरी रिसोर्स है। यानी क्योंकि हम वहाँ पर डायरेक्ट प्रेजेंट तो थे नहीं, हम बाद में आए और हमें ये दूसरे के द्वारा प्राप्त जानकारी है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी रिसोर्स कह सकते हैं। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमारा स्रोत है, ये दूसरे के द्वारा प्राप्त हुआ है। हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, ये किसकी देन है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगी, यह यूरोप से प्राप्त हुआ है। और उनका जो विकास है, डेवलपमेंट हुआ, वो कहाँ से हुआ, यूरोप से ही हुआ। हमारे कुछ लोगों का मतलब जो मानना है, वो बड़े जोर शोर से प्रमाण देने लगते हैं, अरे यह सारा ज्ञान हमारे यहाँ पहले से ही था। बट ऐसा हम मान भी सकते हैं, यूरोप वालों से पहले हमारे मतलब जो ऋषि मुनि ने हो सकता खोजा था, वह खोज भी सकते थे। आदि जो भी है, उनकी कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। हम भी भूविज्ञान की इस कहानी में प्राचीन भारत में क्या क्या मतलब उनको पता था, क्या ज्ञान था, इसकी यथा समय चर्चा करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि प्राचीन भारतीय जो कुछ भी ज्ञान था, हमें वह मतलब
पहले से नहीं प्राप्त था, कोई हमारा उत्तराधिकार में नहीं मिला है। हम तो यूरोप से प्राप्त ज्ञान पढ़ने के बाद खोजने निकले हैं कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी था या नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। यूरोप में विज्ञान का, यूँ कहें कि वैज्ञानिक विचारधाराओं का जो विकास हुआ वह मूलतः यूनानी या ग्रीक विद्वानों के लेखन से प्रारंभ होता है। ईसा पूर्व लगभग 500-600 वर्ष पहले से यह मिलने लगता है। उस समय विद्वानों को सोफी कहते थे, उसी से फिलॉसफी शब्द निकलता है। आज हम फिलॉसफी माने क्या होता है, दर्शन शास्त्र या तत्व ज्ञान मानते हैं, पर पहले ज्ञान की विभिन्न शाखाओं का इतना विभाजन नहीं था। सच में आज जितनी ब्रांचेज हो गई हैं उतनी ब्रांचेज थी नहीं पहले। और तब फिलॉसफर माने विद्वान यही माना जाता था। उस विचार का जरा सा अंश अभी भी रह गया है, क्योंकि हम ज्ञान की शाखाएं जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि अलग अलग मानकर बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी आदि अलग अलग उपाधियां तो देते हैं, पर आगे चलकर चाहे विज्ञान हो, कला हो या वाणिज्य हो, सबके लिए एक ही उपाधि देते हैं। कौन सी? पीएचडी अर्थात डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये पीएचडी का फुल फॉर्म है। तो उस काल के उन ग्रीक तत्ववेताओं ने सृष्टि के रहस्यों पर विचार करते हुए जो बातें रखी, उनमें हमें भूविज्ञान के बीज मिलते हैं। ग्रीक तत्ववेताओं में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? अरस्तु यानी अरिस्टोटल का, जो ईसा पूर्व 385 से 323 के बीच में हुए। उन्होंने सृष्टि के समस्त पदार्थों का मूल 4 तत्वों को माना। अब चलिए बताते हैं ये 4 तत्व कौन कौन से हैं। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। इन चारों तत्वों की भिन्नता 4 गुणों से मानी गई। ये 4 गुण हैं गर्मी, ठंडापन, नमी और सूखापन या शुष्कता। इनमें पहले 2 की एक जोड़ी है और दूसरे 2 की एक। माने जो गर्म है वह ठंडा नहीं हो सकता है और जो नम है वह सूखा नहीं हो सकता। अरिस्टोटल ने बताया कि चारों तत्व इन्हीं गुणों की जोड़ियों से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि गर्म और सूखा। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन करके आपको बताया गया है। वायु गर्म और नम, जल ठंडा और नम, पृथ्वी ठंडा और सूखा। आगे वे कहते हैं कि संसार के सब पदार्थों में ये चारों तत्व अलग अलग मात्राओं में होते हैं और हो सकता है कि किसी में किसी तत्व की प्रधानता हो तो किसी दूसरे में अन्य की। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि अग्नि में गर्मी सूखेपन से अधिक होती है, वायु में नमी गर्मी से अधिक, जल में ठंडापन नमी से अधिक और पृथ्वी में सूखापन ठंडेपन से अधिक होता है। पदार्थों के बारे में
उन्होंने अपनी बात एक उदाहरण से समझाई। उन्होंने कहा कि यदि पानी को गर्म किया जाए तो वह वायु रूप यानी भाप हो जाएगा, और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाए तो भी उसमें घुला पदार्थ अर्थात पृथ्वी अंश शेष रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारी भूविज्ञान की कहानी है जियोलॉजी का। आपसे यहीं पर मैं इजाज़त चाहूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका 6 पार्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोग इंटर सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।